हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। कोई भी टेंजेबल एसेट्स जो कि हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एडमिन पर्पसेज और रेंटल पर्पस, यानी कि आपको कोई भी रेंटल इनकम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के यूज़ के लिए या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कोई भी आप टेंजेबल एसेट्स को आपने हेल्ड किया हुआ है तो ये पीपी में आ जाते हैं। और इसके अंदर एक और कंडीशन क्या है, हुज एक्सपेक्टेड यूजेज इज मोर देन फॉर यूजेज इज फॉर मोर देन वन पीरियड। आप एक पीरियड से ज़्यादा उसका यूज़ करने वाले हैं तो ऐसी जो भी आपकी टेंजेबल एसेट्स हैं वो क्या जाएंगी, पीपी में हो जाएंगी। उसके बाद आपकी बात आ जाती है जी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स आपकी पीपी में आ जाती है। और मशीनरी यूज्ड फॉर रेंटल पर्पसेज, वो मशीन्स जो आप रेंट के पर्पज से अपने पास हेल्ड किए हुए हैं वो भी पीपी में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसका रिकॉग्नाइज हम कब कब करेंगे। तो इसके बारे में बात किससे होगी, रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल से। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से जब बात होगी, इनिशियली आप कब करेंगे और सब्सिक्वेंटली तो क्या होगा, एफ ई बी यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एफ ई बी यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड फॉलो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। आपको क्या करना है, आपको एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एफ ई बी क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर कॉस्ट जो उसकी रिलायबली मेजर आपकी होनी चाहिए। दूसरा आता है जी, अगर ये कुछ नहीं होता तो आप क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे इसमें P&L में एज एक्सपेंसेस, आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। उस उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। कुछ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑनरेस हो जाएं, यानी कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको नहीं कर रहे और ऑनरेस हो जाए। ऑनरेस होने का मतलब क्या होता है, जो उसको कंप्लीट करने की जो कॉस्ट है वो उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से भी ज़्यादा है। बाकी अगर आप उसको कंप्लीट भी करेंगे तो आपको जो इनकम होने वाली है उससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है वो कम होगा और जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, देन मेड प्रोविजंस फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस एज पर इंड एस 37। आप इंड एस 37 अप्लाई कर दें और इंड एस 37 के अनुसार आप उसमें क्या कर दें, आपका प्रोविज़न क्रिएट कर दें जो कि लॉस होने वाला, जो भी इनका जो डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है उसके लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए इसका जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। और आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ द एट द इंसेप्शन सब्सटेंशियल इन वैल्यू। मान लीजिए एक बड़ी मशीनरी है, आपकी एक मशीन है जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेन है या आप कैसे करें, मान लीजिए कि पूरी आपकी बड़ी एक मशीनरी है, ये आपकी एक पूरी मशीनरी है, ये इसका पार्ट ए है और ये इसका पार्ट बी है, स्मॉल बी। ये मान लीजिए आपका 70% हिस्सा है मशीनरी का और ये 30% हिस्सा है। तो आप इसको जो है अलग अलग भी आइडेंटिफाई करके चलेंगे, कंप्लीट 100% के बजाय आप इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, आप इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। इस शुरुआत से ही ये आप लेकर चलेंगे, ये इंड एस 16 में बताया गया। और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट, मेजर इंसेप्शन कॉस्ट इज एज्यूम टू बी कंपोनेंट, अनेबलर असेट्स कॉस्ट एज्यूम टू बी। कोई मान लीजिए कोई बड़ी ऐसे है कि आपको 3 साल के बाद इसका कोई ना कोई इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, तो उसको हर 3 साल के बाद होना है और क्या नाम है उसका अच्छा खासा खर्चा है, तो वो भी क्या आ जाएगा इसके अंदर वो भी क्या आ जाएगा आपका मेजर कंपोनेंट में आ जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे कंपोनेंट को, तो कैपिटलाइज कर देंगे न्यू वन को और डी रिकॉग्नाइज कर देंगे पुराने वाले को। जो पुराने वाले उसको हटा देंगे, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसको आप एडजस्ट कर देंगे और जो नया है उसको वापस से कैपिटलाइज कर देंगे। इफ़ नॉट आइडेंटिफाइड एट इंसेप्शन देन यूज TVM टाइम वैल्यू मनी, TVM ऑन करंट प्राइस ऑफ द कंपोनेंट। जो आज का प्राइस है मान लीजिए 3 साल में बदला, हमने शुरुआत में नहीं देखा, आज वो 1 लाख का है
तो हम डिस्काउंट रेट के माध्यम से ये देखेंगे कि 1 लाख की वैल्यू उस टाइम पे की कितनी वैल्यू थी, और फिर उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन आगे लगाते रहेंगे और उसको आज की वैल्यू के हिसाब से उसको हटा देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये इसका एक तरीका होगा कंपोनेंट का। चलिए जी, इसके बाद आपकी बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट की। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट आप कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट क्या होगा पहले तो देख लेते हैं। आपका परचेज प्राइस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट के बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट कंपोनेंट है जो कि परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है वो ले लेंगे, वो हटा देंगे, वो आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट को। इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप ऐड कर देंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्स आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, नेट परचेज प्राइस आपका आ गया। इसके अंदर कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो पीपी के ऊपर लगा, कोई भी आपका एक्सपेंस इसके ऊपर डायरेक्ट लगा है, को लाने का ले जाने का, वो लगा देंगे। और ड्रोल के प्रोविजन आप इसमें लगा देंगे। ड्रोल का प्रोविजन क्या रहता है, ड्रोल का जो है डी रिकॉग्निशन, डी कमीशनिंग के वगैरह के लिए आप लाइबिलिटी आपकी आने की, हाँ भाई जब आप इसको लास्ट में करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई साइट है, आपने एक मशीनरी दी, उसका वियर एंड टीयर होता गया होता गया होता गया होता गया, आपको आ गया कि जब इसको आप लास्ट में वापस देंगे तो लास्ट में आप इसको ठीक ठाक करा के देंगे, उसके ऊपर आपको खर्चा होना है, तो उस खर्चे को आज ही हम अपनी जो है लाइबिलिटी कर लेते हैं, ड्रोल इसको हम बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपकी आ जाती है। तो ये क्या है, करंट इनिशियल एस्टिमेट लगाएंगे हम, उसमें हम रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे, इन्फ्लेशन का प्रीमियम ऐड करेंगे कि कितना हो सकता है, और ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आपका कॉस्ट आ जाएगा एज पर डिस्काउंट फैक्टर, और इस एक्सपेक्टेड वो आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से। थोड़ी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, डिस्काउंट फैक्टर, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट वैल्यू ऑफ ड्रोल, इसको जो आप उसमें ऐड करते हैं। ड्रोल कॉस्ट, ये दोनों आपने ऐड कर दी यहाँ पर। और उसके बाद आ गया आपकी नेट कॉस्ट। इसमें से आप बता देंगे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट एंड बोरिंग कॉस्ट, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है इसके रिगार्डिंग कि आपको मशीनरी जो है उसके लिए जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली आप उसको यहाँ से हटा देंगे। और जो भी बोरिंग कॉस्ट आपको अप्लाई करनी है, इंडेक्स 23 उसकी पूरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बोरिंग कॉस्ट एडियालाइज करेंगे। और क्या कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट को आप हर साल आपका जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में। उसके बाद बात आ जाए मेजरमेंट इन केस ऑफ एक्सचेंज। अब तक तो था जी हमने पैसों में लिया, हमने क्या किया, हमने अमाउंट दी और ले लिया, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अमाउंट की बजाय एसेट्स ही दी। देखिए, अगर हमने दिया कुछ कॉमर्शियल सब्सटेंस के बिना, विदाउट कॉमर्शियल सब्सटेंस, यानी कि डजंट इफेक्ट टाइमिंग, रिस्क एंड अमाउंट ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर एक्सचेंज, यानी कोई भी कैश का वो नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, PPE को हम डेबिट कर देंगे जो भी हमें मिली, और जो PPF हमने दी है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये किस चीज़ पे होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द PPE गिव, यानी कि जो हम दे रहे हैं उसके कैरिंग अमाउंट पर हम इसको ले लेंगे। उसके बाद है जी, अगर कोई कमर्शियल सब्सटेंस है तो PPE ऑब्टेंड तो वही डेबिट रखना है। उसके बाद जो PPE हमने ट्रांसफ़र कर दी वो उसकी की कैरिंग अमाउंट पे आ गई है। उसके बाद जी कोई भी गेन और लॉस जो कि बैलेंसिंग फिगर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे मेन बात हमारी ये रह जाती है कि हम जो है इसको किस अमाउंट से डेबिट करेंगे। यहाँ पे इसको डेबिट करने के लिए हमने क्या किया, ये आपको देखिए ये वाला है, ये वाला जो पोर्शन आपका पूरा इसके अंदर आ जाता है। ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन आप इसमें देखेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 चीज़ें आपके पास इसमें आती है। सबसे पहले प्रेफरेंस आपके क्या है, जो भी हमने एसेट्स दी वो, सेकंड पे जो हमने एसेट्स मिली वो, और थर्ड पे जो भी उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स है। ये वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू, पहले तो फेयर वैल्यू है और बाद में क्या है, बुक वैल्यू आप इसमें लेंगे। और कोई भी कैश दिया लिया गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू PPE ऑब्टेंड या PPE ऑब्टेंड डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आपने कोई भी कैश की लेन देन इसमें हुई है तो दोनों केसेस में ये चिप चलती है। उसके बाद आपका ये आता है जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। इनिशियल मेजरमेंट हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आता है कॉस्ट मॉडल होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ईच क्लास ऑफ PPE के लिए ग्रुप ऑफ एसेट्स सिमिलर इन नेचर सिमिलर इन यूज की एक क्लास बनती है, आपको पता ही होगा जो हम डेप्रिसिएशन टाइप चार्ट बनाते हैं उसके अंदर भी। तो ये आपका आ जाता है जी PPE। उसके बाद आता है जी अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है कि कॉस्ट मॉडल है, इट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप जो भी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी है, यानी कि केस कॉस्ट या फिर वैल्यू लेंगे किसमें, कॉस्ट मॉडल की जब हम बात करेंगे तो
कॉस्ट या फेयर वैल्यू ली, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाया, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हटाया एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, जो अमाउंट आई वो आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट आपकी आ गई। लेकिन जब आपकी ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता है तो फेयर वैल्यू हम लेंगे एट ईच ईयर नॉट रिक्वायर्ड एट पर 113 हम ले लेंगे। 113 के हिसाब से हम इसकी जो है कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। रिवैल्यूएशन जब भी हम करेंगे, क्योंकि हम इसकी फेयर वैल्यू लेने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि कैसे इसको चेंज करना है, इसके भी हमारे पास 2 तरीके यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी डेप्रिसिएशन मॉडल। इसके अंदर कहता है आप जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कंप्लीट हटा दें, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी करके पीपी की वैल्यू को डाउन कर दें। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करनी है वो आप कर दें पीपी टू आरआर, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपने पीपी की वैल्यू बढ़ा दी है रिवैल्यू करके, अगर कम करनी है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपी, आप उसकी वैल्यू को कम कर दें। ये हो गया बढ़ने की और ये होगी कम होने की वैल्यू ऑफ द पीपीई। इसको आप क्या करेंगे, ओसीआई में लेके जाएंगे नोट टू रिसाइकिल। ओसीआई के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, एक जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं वापस से किसमें पी&एल में, और एक को आप जो है रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं। तो ये जाएगा किसमें, जो रिसाइकिल नहीं हो सकते उसमें, ना कि इसमें। और इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र टू आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईच ईयर पे इक्विवेलेंट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। बाकी आपका जो इंक्रीज हुआ पीपी, इसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुआ होगा, जो आने वाला डेप्रिसिएशन है इससे आगे वाला, तो उस उतनी इक्वल अमाउंट को ऊपर कि जिस साल में जितने एडिशनल आपका डेप्रिसिएशन होता है रिवैल्यूएशन की वजह से, उसको आप क्या करें रिटेन्ड अर्निंग में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंप्लीट रिवैल्यूएशन रिजर्व को बाद में ट्रांसफ़र कर दो, जब आप उस असेट्स को सोल्ड करते हैं उस टाइम पे एक साथ ही कर दो। आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू मॉडल। ये किस चीज़ का है, जनरल रिवैल्यू जब हम करते हैं हर साल, जब भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसका जो है डेप्रिसिएशन मॉडल है। दूसरा है प्रोपोर्शनेट। इसमें आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कितनी चेंज हुई, न्यू वैल्यू कितनी है, नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, और उसको डिवाइड कर देंगे नेट कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ चेंज आ जाएगा कि पीपी में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया, चाहे वो इंक्रीज हो या वो डिक्रीज हो। इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, पीपी अकाउंट डेबिट करेंगे। मान लीजिए कि वो मान के चले कि जो भी उसका परसेंटेज आ रहा है बढ़ रहा है, तो हमने किया भी जितना परसेंटेज बढ़ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, उतनी हमने पीपी की अमाउंट बढ़ा दी, उतनी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ वैसे ही कर दिया। परसेंटेज चेंज हो, जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी अवेलेबल था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिफरेंस आ गया उसको हम किस में लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और रिजर्व इफ लॉस इन रिवैल्यूएशन, तो आपको ये आ गया जी, ये रिवर्स। अगर रिवर्स होता तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये है रिवर्स। यानी कि उसके अंदर एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पर ये रहेगा चेंज इनटू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई। उसमें वही रहेगा जो भी आपका चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, और जो डिफरेंस आएगा वो आरआर में, वो किसी भी साइड आ जाए आपका, मगर आएगा तो डेबिट में ही। ऐसे हम एक और लेके चल रहे हैं। ये सारी आपकी चीज़ें आ गई इससे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे इसके बाद डेप्रिसिएशन की। मुझे लगता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो हम इसको अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।